चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को लिखना है वो 3 सेक्शन में होगा। पहले होगा भौतिक शास्त्र का, उसके बाद होगा रसायन शास्त्र का, फिर होगा जीव विज्ञान का। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक शास्त्र के पहला क्वेश्चन क्या है भाई 1 से 8 तक का जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। उसका जो 2 क्वेश्चन है वो या तो 5 का होता है या तो 6 का होता है। तो चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये विद्युत बल्ब है, उसका ये नामांकित चित्र है ना। ये बल्ब बनाया, ऊपर ये क्या भाई कैप वाला पार्ट है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर वायर निकला है। एक होता है हमारा कौन सपोर्टिव वायर, संपर्क तार, जिससे एक्चुअली करंट आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे टंगस्टन होता है, फिलामेंट होता है, और अंदर में यहाँ पर गैस होता है भरा हुआ। और ये देख रहे होंगे ये आवरण है हमारा, कांच का आवरण है। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट, कांच का आवरण, आधार और संपर्क तार होते हैं। देखिए वही चीज वहां पर लिखा है। क्या है भाई, फिलामेंट है, कांच का आवरण है और आधार है और संपर्क तार होते हैं। जब उसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित होती है तब फिलामेंट प्रकाश उत्सर्जित करता है। अपना दूसरा क्वेश्चन है दृष्टि निर्बंध क्या है। दृष्टि निर्बंध एक्चुअली ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की दृष्टि कम हो जाती है, जिससे दैनिक कार्यों में कठिनाइयां होती है। इसे सामान्य शब्दों में अंधता या कम दृष्टि कहा जाता है। कितना सिंपल आंसर है इसका कि भाई एक ऐसा कंडीशन होता है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है ना इंसान को, लोगों को दैनिक कार्यों में कठिनाई होती है, उसको दिखता नहीं है, जिसको सामान्य शब्दों में हम लोग अंधता भी कहते हैं या फिर कम दृष्टि कहा जा सकता है ना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचे। किरण आरेख खींचने बोल रहा है प्रिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 3D में प्रिज्म बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो समझ जाइए कि ये क्या है, एक प्रिज्म है। इधर से गया प्रकाश किरण तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर हमारा क्या है, हवा है, एयर है, और ये तो हमारा क्या भाई हमारा सॉलिड है ना। तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी भाई, कम होगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। अब जैसे ही ये हो गया हमारा क्या, सघन माध्यम हो गया, विरल से सघन में माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर, और सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभिलंब से ये दूर चला गया। ओके, तो देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा। किरण चित्र यह दर्शाता है कि प्रिज्म में प्रवेश करते समय आपतित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और बाहर निकलते समय अभिलंब से दूर चली जाती है। दूर यानी कि दूर विक्षेपण होता है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता क्या होता है भाई कि वो प्रकाश किरण को कितना अभिसारित या कितना अपसारित करता है। जैसे अगर अपना ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, ये कितना प्रकाश को अभिसारित करता है, कितना अपसारित करता है ना, उसको ये शो करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वही क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। जैसे कोई भी चश्मा पहनता है, जैसे अगर मैं चश्मा पहना हूं 0.25 इसका क्या है, क्षमता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसको कैसे बोलेंगे कि -0.25 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर क्या हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसके आंसर। तो आंसर क्या है भाई, लेंस की क्षमता यह दर्शाती है कि वह प्रकाश को कितना अभिसारित और कितना अपसारित कर सकता है, और इसे डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है। आपने इसको भी पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, है ना। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है भाई, एक सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस से बना होता है जो छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और उसका किरण आरेख यहाँ पे उसका फिगर बनाया हुआ है, ठीक है भाई। इसी तरह से आपको भी बनाना है और नेमिंग कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है भाई, पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होना चाहिए। जैसे ये कोई एक माध्यम है, माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ठीक है। और अगर ये तल है तो इसमें क्या होगा, अगर ये विरल है, इधर सघन है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट देखिए कहीं एक तल पर मौजूद है, ठीक।
दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया साइन आई मीन्स क्या, एंगल की बात हो रही है, ठीक भाई, एंगल की बात हो रही है और इधर की एंगल की बात हो रही है, ठीक है। दोनों में देखेंगे तो क्या हो रहा है भाई, दोनों एंगल साइन आई और साइन आर ये दोनों क्या होता है भाई, स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। अपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात, इस दोनों का अनुपात देखिए यहाँ पर, ये अंश के फॉर्म में, ये हर के फॉर्म में, इस दोनों किस फॉर्म में हुआ, अनुपात के फॉर्म में। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, एक स्थिरांक होना चाहिए, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम है, अगर एयर ले लिया है, इधर हवा ले लिया, इधर ले लिया कोई कांच, दोनों का जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वो स्थिरांक होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। मान लिया कि जल ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है, एक तरफ हवा ले लिया, चाहे यहाँ का जल लीजिए, कहीं का भी जल लीजिए, ठीक है, उसका जो अनुपात होगा वो स्थिरांक होगा, वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो कहीं का पानी लीजिए, कहीं का हवा लीजिए, लेकिन जब दोनों एक साथ होंगे तो दोनों का जो एंगल है, दोनों का जो कोण है, उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा भाई, वो एक कांस्टेंट होगा। मतलब क्या, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, इसका अनुपात एक स्थिरांक होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। लघु पथन क्या होता है भाई, लघु पथन वह स्थिति है जिसमें विद्युत प्रवाह किसी अनचाहे और कम प्रतिरोध वाले रास्ते से होकर बहने लगता है। कम प्रतिरोध कब होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया है, ठीक है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में बताया गया है कि अगर उसका एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, है ना, अगर उनकी लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा क्या कि वो अनचाहे रास्ते से गुजर गया, जिसमें क्या कम प्रतिरोध है, उधर से चला गया, तो होगा क्या कि जिससे अत्यधिक विद्युत का प्रवाह हो जाता है, और इससे होगा क्या, विद्युत का प्रवाह अधिक हो जाता है। जैसे अगर सिल्वर देखें, सिल्वर उसमें जो है ना प्रतिरोध जो है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो क्या है, बहुत ही अच्छा चालक है विद्युत धारा का। जबकि एल्यूमिनियम जो आयरन है हमारा वो नहीं है, वो बहुत ही स्लो, उसमें प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि जब अत्यधिक विद्युत का प्रवाह हो जाता है तब उपकरण जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है ना, ये संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो अब ज्यादा अत्यधिक प्रवाह हो जाएगा उस वायर से, उस तार से, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं लघु पथन कहते हैं, ठीक है। जब अनचाहे रास्ते से या फिर बोलते हैं कि कम प्रतिरोध वाले रास्ते से होकर गुजरता है तो विद्युत धारा अत्यधिक पास होगा, अत्यधिक पास होने की वजह से जो उपकरण लगे होते हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लघु पथन कहते हैं, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए भाई, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जैसे ये अगर वायर है, ठीक है, एक मोटे वायर है और एक पतला वायर है, ठीक है। तो भाई प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा, प्रतिरोध पतले वाले में ज्यादा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर और भी चीज देखिए कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल, सिंपल बात है कि ये क्रॉस सेक्शनल अगर इसको कट कर दिया कहीं पर, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसका ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, इसका ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। अगर इसका एरिया कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। वही चीज यहां पर लिखा है, यदि तार का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटता है, क्योंकि वे विपरीत अनुपाती है, ठीक है भाई, वे विपरीत अनुपाती है। मतलब प्रतिरोध और क्रॉस सेक्शन का एरिया ये एक दूसरे के विपरीत अनुपाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दें और मुझे प्रूफ करना है अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R इज इक्वल टू 2F होता है, ठीक है। बहुत ही इजी। पहली बात हमको डिफाइन करना है किसको भाई, फोकस को। फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, अवतल गोलीय दर्पण का फोकस वह बिंदु है, कोई एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है भाई, जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद अभिसारित होती है। ये चीज कह रहा है वो कि कोई भी प्रकाश किरणें जैसे ही समांतर जाती है अवतल गोलीय दर्पण में, परावर्तन के बाद ये किधर से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। यदि जिस बिंदु से गुजरेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। समांतर प्रकाश किरणें जाएंगे, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेंगी, जिस बिंदु पर अभिसारित होंगी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, फोकस कहते हैं। और कह रहा है कि अवतल गोलीय दर्पण में
सिद्ध करें कि R इज इक्वल टू 2F होता है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले फिगर बनाइए ये वाला, उसमें से लिया क्या, एक किरण लिया जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, जाने के बाद परावर्तन के बाद वो किधर से गुजरती भाई, फोकस से गुजरती है ना। जब फोकस से गुजरेगी, अब देखिए कोई भी मिरर, कोई भी दर्पण के सतह पर अगर कोई भी किरण आपतित हुआ है तो वो परावर्तित होगा, और जब परावर्तित होगा तो उसका जो आपतित किरण है, आपतित कोण है और परावर्तित कोण है, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। वही चीज यहां पर किया है कि ABC, ये क्या है, ABC ये है एंगल I, उसके बाद है CBF यानी कि CBF ये वाला एंगल, ये क्या है अपना R है। अच्छा, अगर ये I और ये R दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। जब इक्वल है तो बताइए, अगर एक समांतर लाइन है, जैसे ये एक समांतर लाइन है, उसको एक लाइन ऐसे इसको कट करा, तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों के एंगल का क्या रिलेशन होता है भाई, ये दोनों ही एंगल इक्वल होता है। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो देखिए वही चीज यहां पर है कि एंगल I एंगल R के भी इक्वल है, एंगल I इस एंगल के भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एक समांतर लाइन है, उसको एक लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि जो एंगल I है, मतलब ABC और एंगल BCF, ये दोनों होगा इक्वल। कैसे होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। अच्छा, एक चीज और, जब ये I और ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा। क्यों? देखो भाई, तीन लोग है ना, जैसे A है, B है और C है। B C के बराबर है, A C के बराबर है, B C के बराबर है और A भी C के बराबर है, तो क्या A B के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब दो इंसान किसी एक के बराबर है, जैसे तीन लोग हैं, इसके पास है 10 रुपया, ठीक है, और इसके पास है 10 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना B के पास है ना उतना C के पास भी है, तो ये इक्वल हो गया, इसका मतलब इसके पास भी 10 है। और कह रहा है कि A के पास जितना है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दीजिए, B के पास जितना है उतना C के पास है, तो C के पास कितना है, 10 है, इसका मतलब इसके पास भी 10 है। अगर A के पास जितना है उतना C के पास भी है, तो A के पास अगर C के पास 10 है तो A के पास भी कितना होगा, 10 होगा। इसका मतलब ये हुआ इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों ही बराबर है। सेम चीज यहाँ पर है कि एंगल I इसके भी बराबर है और एंगल I इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, सेम है। जब एंगल सेम होता है ना, जब एंगल सेम होता है किसी भी ट्राइंगल में, तो देखिए ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है, एक ये ऐसे ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, दोनों एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल है BCF, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बराबर कोण के सामने वाला साइड बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गए। अब देखिएगा कि ये जो दर्पण देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होने की वजह से यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं कि जो पॉइंट B है वो P के बहुत ही करीब होता है। जो पॉइंट B है वो P के बहुत ही करीब होता है, बिंदु P B के बहुत करीब है, इसलिए जो BF है, BF ये साइड इक्वल है FP के। BF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू क्या लिखा है भाई, BP, हाँ ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है भाई, इक्वल, ये दोनों बहुत ही नियर है, इसीलिए लिखा है कि ये जो है ये इसके इक्वल होगा, है ना। थोड़ा सा उल्टा हो गया यहां पर, जब ये पॉइंट इसके बहुत ही नियर है तो BF बराबर होगा FP के, FP के। फिर से सुनना कि मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट B है वो P के बहुत ही नियर है, नियर है, तो क्या करते हैं, ये दोनों जो साइड है ना वो इक्वल लेते हैं हम लोग कि BF इज इक्वल टू FP, BF इज इक्वल टू FP। इसी तरह से जो BF है, अब चूंकि जो CP है, CP इतना पता है कि CP किसके किसके मिलने से है, CP बराबर हम लोग ले सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP, इस दोनों को मैंने लिख दिया यहां पर। अब क्या है कि CP को एज इट इज रखेंगे और जो BF है, ये CF है, उसको BF में बदलेंगे। ये CF है,
इसको हमने बदल दिया BF, ठीक है। और ये पता ही है कि ये जो है इसके इक्वल है, तो FB को या BF को भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, FP में। तो वही चीज यहाँ पर क्या कि CF को पहले BF में बदला, फिर उसको FP में बदला, मतलब इसको कन्वर्ट करा इसमें और इसको कन्वर्ट करा इसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर FP, यहाँ पर भी FP, FP लिख सकते हैं 2FP, तो 2FP हो गया। और जो CP है हमारा, ये जो CP है यही तो हमारा R है, यही मेरा क्या है R है, तो CP के जगह पे लिखा R, और हमारा जो FP है ये हमारा क्या भाई F है, तो लिख दिया F, तो R इज इक्वल टू हो गया 2F, हेंस प्रूफ्ड। और ये हो गया अपना प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक, अचालक एवं अर्धचालक की साधारण व्याख्या करें। उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करना है। पहला क्या भाई, चालक। चालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को न्यूनतम प्रतिरोध के साथ प्रवाहित होने देता है। प्रतिरोध क्या होता है भाई, रेसिस्ट मतलब रोकना, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही तो उसको कम रोका जाए, प्रतिरोध। बताया था कि जो प्रतिरोध है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, कि अगर एरिया कम है वायर का, ठीक है, तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, है ना। ये कुछ चीजें बताया था, जैसे ये भी बताया था कि हीट का क्या इंपैक्ट पड़ता है उस पर, वो सब बस इतना समझिए, प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल जैसे चांदी, इसमें क्या होता है, प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए चांदी सबसे अच्छा चालक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है कुचालक या अचालक। कुचालक वह पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आ जाता है आपका रबड़ आ जाता है, कांच आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, ये सब शामिल होता है। नेक्स्ट है अर्धचालक। अर्धचालक किसको कहते हैं भाई, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गुण विद्युत चालकों और अचालकों के बीच होती है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा का संचार करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में करता है। इसका यूज कहां पर होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए ये आपका फिर केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी करेंगे 11 to 18 तक का सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर, ठीक है। देखिए भाई क्या है कि जो जिंक है ना, पहले हमको क्या करना है, रिएक्शन कराना है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जिंक का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया और ये फॉर्म क्या करेगा भाई, जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर। तो जेडएनएस लिखा, ये सॉलिड स्टेट में आता है। उसके बाद हमारा आ गया सिल्वर नाइट्रेट। जब दोनों में रिएक्शन कराया तो जेडएन क्या करेगा भाई, इसको रिप्लेस करेगा, विस्थापित करेगा इसके यौगिक से। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में, इसलिए इसको इसी के यौगिक से विस्थापित कर अलग कर देगा। तो यहां पर आ गया Ag, तो ये रिएक्शन था, उसको मैंने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट है कि सोडियम पहले किसके साथ, जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो देखिए सोडियम प्लस वाटर, ये मिलकर के क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। वन संरक्षण हेतु 2 पॉइंट से लिखना है आपको, 2 नंबर का है। पहले तो ये कि अधिक पेड़ लगाना, मीन्स ये कि कटे हुए पेड़ों को बदलने के लिए नियमित रूप से पेड़ लगाएं, ठीक है, कि भाई जो पेड़ कटिंग हो चुका है उसके जगह पे दूसरा पेड़ लगाएं, है ना। और नेक्स्ट है क्या, वनों की कटाई रोकना, जो पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कानून और नियमों को लागू करें। कि बहुत सारा ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा कटिंग हो रहा है तो वहां पे जो पेड़ों की कटिंग अगर हो रहा है, अगर अवैध कटाई हो रहा है, तो उस पर क्या करना चाहिए भाई, कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन लगाकर उसको रोकना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई कार्बन सहसंयोजक यौगिक? सिंपल बात है, जो भी हमारा एटम है, अपने वो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है ना। तो वो उतना पुराने के लिए या तो वो गेन करता है या लूज करता है, या तीसरा और तरीका है वो क्या है भाई, कि वो सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो कार्बन भी क्या करता है भाई, सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्थिरता पाने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और भी कहीं से साझा करना इसको पड़ेगा, तभी ये क्या होगा भाई, स्टेबल होगा, है ना। तो जैसे कार्बन है,
ये देखिए देखेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बंधन बना के रखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? जो भी हमारा एलिमेंट है, तत्व है, उसकी जो एटम है वो अपने लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। या तो वो लूज करता है या तो गेन करता है, और तीसरा एक और तरीका है, या तो वो साझा करता है। स्थिरता पाने के लिए वो क्या करेगा? या तो साझा करेगा, या तो लूज करेगा, या तो गेन करेगा। तो चलिए देखते हैं इसका। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये स्थिरता पाने के लिए इसके और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वही चीज है कि और स्थिरता पाने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल कार्बन है ना, 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, तो अब ये क्या होता है? स्थिर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है दोनों का, विस्थापन का और द्विविस्थापन अभिक्रिया का, और साथ ही साथ एक एक इसमें समीकरण लिखना है, यानी कि इसकी अभिक्रिया को भी लिखना है। जैसे फर्स्ट है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है भाई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जिंक का हम लोगों ने रिएक्शन कराया किससे भाई? कॉपर सल्फेट से। तो जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, तो जिंक ने क्या करा कि Cu को रिप्लेस कर दिया उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो बनाया क्या? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर को उसके यौगिक से बाहर कर दिया। ठीक है। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से यहां से समझ में आया कि एक विस्थापन हुआ है तो दैट इज विस्थापन। अब ऐसा एक कंपाउंड होगा, ठीक है, 2 कंपाउंड होगा जिसमें क्या होगा? 2 विस्थापन होगा कहीं ना कहीं। देखते हैं क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयन स्थान बदलकर 2 नए यौगिक बनाते हैं। क्या कह रहा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयन स्थान बदलकर 2 नए यौगिक बनाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे AgNO3 है और यहां पर क्या है? NaCl है। ओके, तो यहां पर Ag क्या करा? इसके साथ आ गया, और जो Na है वो इसके साथ आ गया। तो देखिए AgCl हो गया यहां पर, और NaNO3 हो गया। ऐसा नहीं लग रहा 2 प्लेस चेंज हो रहा है? वहां पे विस्थापन करके अलग कर दिया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा? प्लेस एक्सचेंज हो रहा है, उसके आयन एक्सचेंज हो रहा है, स्थान बदल रहा है। ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए जिस सोडियम यौगिक का यूज किया जाता है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण सिंपल है कि एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के रूप में उपयोग करके ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करने से होगा क्या? उसके सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड का लेयर यानी कि परत बनाता है जो इसे संक्षारण और घिसावट से बचाती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है? सिंपल है कि भाई ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण से हुआ क्या? इसके सतह पर एक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है जो कहीं ना कहीं क्या करता है? वो संक्षारण और घिसावट से उस पर्टिकुलर तत्व को बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच 2 अंतर को लिखिए। तो पहले तो खनिज और अयस्क का डिफाइन करना है ना, फिर उसका उपयोग को लिख देना है। तो पहला क्या भाई? खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस और अकार्बनिक पदार्थ हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। कहां पर भाई? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट भू प्रॉपर्टी में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या है भाई? अयस्क। अयस्क वे खनिज होते हैं जिसमें किसी विशेष धातु की पर्याप्त मात्रा होती है जिसे आर्थिक रूप से निकालना लाभकारी होता है, जिसको हम लोग आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं भू प्रॉपर्टी से, आसानी के साथ साथ आर्थिक रूप से मीन्स कम पैसे में भी उसको निकाल सकते हैं, कम खर्च में भी उसको निकाल सकते हैं। खनिज पदार्थ अपने प्राकृतिक रूप में विभिन्न उद्देश्यों के लिए
सीधे उपयोग किया जा सकता है, जैसे निर्माण सामग्री यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। इसका जो उपयोग है वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय क्यों होता है? देखिए भाई, सोडियम कार्बोनेट है, जैसे ही जलीय विलयन, देखिएगा इसमें सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि यह सोडियम आयन मीन्स Na+ और कार्बोनेट आयन मीन्स CO3 में विघटित हो जाता है। कार्बोनेट आयन पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसके वजह से क्या होता है, जो विलयन है वो क्षारीय हो जाता है। जैसे ही ये आयन में बदला, सोडियम Na+ में और कार्बोनेट 3- में, ये जो कार्बोनेट है ये विलयन में क्या करता है भाई, उसको ये क्षारीय बना देता है। कौन? कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? देखिए सिंपल है, इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, ठीक है, जब ये दोनों आयन में बदलता है तो ये हो गया सोडियम प्लस और कार्बोनेट माइनस में, ठीक है। जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट वो जलीय विलयन में, ठीक है, या सिंपल कह सकते हैं जो कार्बोनेट आयन है वो पानी के साथ मिलकर H2O के साथ मिलकर ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है भाई? पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जिसके वजह से जो विलयन है वो क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। हुआ क्या कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट था वो आयन में बदला तो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन, ये जो कार्बोनेट आयन है जेल के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या करता है, विलयन को क्षारीय बना देता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका 19 और 20 नंबर, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि, पहले क्या करना है, मीथेन गैस को बनाना है, उसका विधि को बताना है, और फिर मीथेन गैस के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया को भी लिखना है। तो पहले की विधि क्या भाई, प्रयोगशाला में मीथेन गैस यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे भाई, सोडियम एसीटेट, सोडा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण और पानी को गर्म करने पर, ठीक है, इस दोनों को मिलाकर पानी के साथ जब गर्म करते हैं तब ये बनता है क्या भाई, मीथेन गैस बनता है। ये इसका क्या भाई विधि है। कैसे? तो पहले एक टेस्ट ट्यूब लें और उसमें सोडियम एसीटेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा चूना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें। अब उसके बाद मीथेन गैस निकलेगी और इसे पानी के ऊपर, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से ये प्राप्त हो जाता है। कौन सा गैस? मीथेन गैस हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगा किसका, मीथेन गैस का, तो इस वक्त क्या होता है, जो मीथेन है CH4 क्लोरीन गैस के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो मिथाइल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या कहा कि जब क्लोरीन मीथेन गैस के साथ अभिक्रिया करता है किसकी मौजूदगी में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, तो मिथाइल क्लोराइड बनता है CH3Cl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है HCl। कैसे? तो CH4 यानी कि मीथेन प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में क्या बनाता है भाई, ये बनाता है आपको मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन की कटाई जो हो रही है कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, जो जीव वन में रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है उसको लिखना है। तो कुछ प्रभाव यहां पर लिखा मैंने। क्या भाई, पहले तो आवास की हानि होती है। इसमें क्या होगा कि वन कटाई कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देती है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है, क्योंकि जानवर अपने घर और भोजन के स्रोतों को खो देते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट में वृद्धि। क्या है इसका मतलब कि आवास कम होने के कारण जानवर भोजन की तलाश में यहां तक कि मानव बस्तियों में घुस जाते हैं, कि प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मानव वन्य जीव के संघर्ष बढ़ जाते हैं।
ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं किसके किसके बीच, लोगों के और जो जानवर है उसके बीच। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। अब पेड़ क्या होता है, पेड़ CO2 को अवशोषित करता है और उनके हटाए जाने पर वैश्विक गर्मी बढ़ती है, जो वन्य जीवों के आवास और प्रवास पैटर्न को प्रभावित करता है। ऑफ कोर्स क्या होगा भाई कि अगर पेड़ की कमी होगी, ठीक है, तो CO2 को कम अवशोषित करेगा। इसके वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर है, जो हमारा क्लाइमेट का जो टेम्परेचर वो क्या होगा, बदलेगा, है ना। और इसके वजह से उसका जो लाइफ है, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है ना। अब नेक्स्ट क्या है, लुप्त। कई प्रजातियां वन कटाई से होने वाले तीव्र परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो पाती है और वो विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे जीव हैं जो इस बदलते पर्यावरण में वो एडाप्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं एडाप्ट करने की वजह से वो आज इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं, है ना। अगर इसके जो बोलते हैं कि घर, उसको ही तोड़ देंगे तो भाई ये रहेगा कहां से। इसका जो मेन क्या किस पे डिपेंडेंट है, ये वन पे डिपेंडेंट है ना। और वन ही नहीं रहेगा तो इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ कैसे रहेगी। चलिए अब ये है आपका जीव विज्ञान के क्वेश्चन है कुछ 21 से 28 तक का जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है सजीवों में जनन के महत्व को लिखें। जनन क्या, वही जनन किसी प्रजाति की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि नए जीव उत्पन्न हो और मरने वालों की जगह ले सकें और यह जनसंख्या को बनाए रखते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि भाई जनन इसलिए करते हैं ताकि जो निरंतरता को बनाए रखे। अगर कोई भी इंसान का मृत्यु हो गया है, ठीक है, और फिर जो बच्चे पैदा लेंगे वो उसका क्या करें भाई, जगह लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीवों में जनन के महत्व को लिखें। यहां से जो है आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन शुरू है, ठीक है। 21 से 28 तक का जो क्वेश्चन होगा वो जीव विज्ञान का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में जनन के महत्व को लिखें। देखो भाई जनन क्या करता है, जो जनसंख्या है उसकी निरंतरता को बनाए रखता है ना। और यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है भाई, कि नए जीव उत्पन्न हो जो मरने वालों की जगह ले सके। क्योंकि भाई कोई इंसान अगर पैदा लिया है तो एक टाइम के बाद उनकी मृत्यु होगी, ठीक है। अब मृत्यु होने के बाद अगर कोई भी बेबी अगर जन्म ना ले तो वो एक निरंतरता को बनाए नहीं रखेगा। तो उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस जो पॉपुलेशन है उनका इंक्रीज जरूरी है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लसिका में अंतर। जिस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई, उसी तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है ना। और रक्त का क्या काम है भाई, रक्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट को हटाता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हटाता है। जबकि लसिका क्या करता है, लसिका एक्चुअली संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। किससे, संक्रमण में लड़ने से मदद करता है। ये भी अपशिष्ट उत्पादों को हटाने में मदद करता है, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखिए इस पे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य शोषण क्या है, यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन का अवशोषण यानी कि O2 ये लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निष्कासन, ठीक है। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नॉर्मल जो श्वसन का डिफिनेशन है ना, वही डिफिनेशन यहाँ पर आपको ब्रीदिंग का डिफिनेशन आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। सिंपल सा आंसर है इसका भी कि गर्मी में हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि यह शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। पसीना आने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना उसका तापमान संतुलित रहता है। कैसे संतुलित रहता है, कुछ बिंदु है तापमान नियंत्रण। जब बाहरी तापमान बढ़ता है तो हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो शरीर पसीना के माध्यम से गर्मी को बाहर निकालता है। एक ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है कि पसीना त्वचा पर आकर वाष्पित होता है जिससे त्वचा ठंडी हो जाती है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। मेनली सिंपल सा मतलब है कि शरीर का तापमान को मेंटेन करने के लिए गर्मी में जो है पसीना आता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीव विज्ञान में, बायो में पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके
सूर्य प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि जल को ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी मौजूदगी में, सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज और साथ साथ बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है भाई, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन क्या है, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, बहुत ही सिंपल है कि जैसे कोई भी केमिकल अगर वाटर में कोई भी फेंक दिया, ठीक है, अब इस वाटर में जो केमिकल है इसको खाया कोई भी जो छोटे छोटे जीव हैं वो खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है भाई, मौजूद फिश होता है, फिश ने इसको खा लिया। ठीक है, और फिर ऐसा होगा कि इस फिश को कोई लार्ज फिश खा लिया। ठीक है, और फिर इस लार्ज फिश को कोई एक बर्ड्स जो फिश खाता है उसको वो इसको खा लिया। तो सिंपल बात है, जो केमिकल है वो कैसे ट्रांसफर हुआ, छोटे में, छोटे से बड़े में, बड़े से इसमें और लार्ज में। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो विषैला पदार्थ होगा वो किसके बॉडी में होगा भाई, जो सबसे ऊपर के जीव है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक क्रमिक स्तर पर विषैले पदार्थों की सांद्रण बढ़ जाती है। सांद्रण सब में क्या बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। जैसे यहाँ वाटर में है तो यहाँ पे जो जीव है वो बहुत सारे ऐसे जीव होंगे, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लेगा। अब उसको कौन खाएगा, कोई एक फिश खाएगा, फिर लार्ज फिश, वैसे कई फिश को वो खाएंगे। ठीक है, फिर कई लार्ज फिश को कोई भी जो है बर्ड्स वो खाएगा। तो इस जो बर्ड है इसके पास क्या होगा, ज्यादा विषैला पदार्थ इसके बॉडी में होगा, है ना। तो विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि उच्च पोषक स्तर के जीव में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता निम्न स्तर की जीवों की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, इस जितने भी नीचे स्तर होंगे उससे ज्यादा इसमें होगा, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले जो जीव होगा उसमें। ठीक है, यह है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र तथा वातरंध्र की शोषण में क्या भूमिका है। पहले तो ये रंध्र है क्या भाई, और वातरंध्र क्या है। रंध्र पत्तियों और तनों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं। ये गैसों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है, जिससे शोषण के दौरान O2 अंदर आ सकती है और CO2 बाहर जा सकती है। O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा है वातरंध्र। वातरंध्र क्या है भाई, वातरंध्र तनों और जड़ों की छाल पर छोटे छिद्र होते हैं। ये क्या है भाई, पत्तियों और तनों, यहां पर क्या है, तनों और जड़ों की छाल पर छोटे छिद्र होते हैं। ये आंतरिक ऊतकों और बाहरी पर्यावरण के बीच O2 और CO2 के आदान प्रदान की अनुमति देता है। ठीक है भाई, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसारोहण क्या है। रसारोहण देखो भाई क्या है कि कोई एक ट्री है, ठीक है, इधर है उसका रूट और यहां से कहीं पर देखिए ऐसे कहीं पर लीफ निकला हुआ है। बस इसको समझने के लिए मैं इसे बता रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर होता है पानी पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होकर बाहर निकलता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो पत्ती है ना, जैसे यहां वाष्पीकृत हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, जो पानी है वह रूट से ऊपर जाता है, रूट से ऊपर जाता है। यहां पर क्या बनता है, एक नकारात्मक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, जिसकी वजह से यह पानी को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रसारोहण। एक्चुअली देखो क्या है, रसारोहण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे की जड़ों द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है। पौधे के जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है और पौधे के माध्यम से पत्तियां तक ऊपर की ओर बढ़ता है। अब देखिए ये तने के माध्यम से ये कहां तक गया, लीफ तक पहुंच गया। यह मुख्य रूप से पत्ती की सतह से पानी के वाष्पोत्सर्जन द्वारा संचालित होता है और यहां से वाष्पोत्सर्जन हुआ, ऊपर गया पानी, जिससे एक नकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है। यहां पर क्या हुआ, एक नकारात्मक दबाव उत्पन्न हुआ जो जड़ों से पानी को खींचता है, जो जड़ों से पानी को खींचता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रसारोहण कहते हैं। तो लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन की पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। और जो भी प्रक्रिया है सबको वर्णन करना है। जैसे यहाँ पर वर्णन क्या हुआ है, किसके बारे में, मुंह, फिर ग्रसनी, इसोफेगस, उसके बाद देखेंगे अमाशय, उसका छोटी आंत, फिर होगा बड़ी आंत, है ना। देखिए सेम चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है, आपको फिगर में देख सकते हैं। ये हमारा मुख, उसके बाद ये ग्रसिका, ठीक है, या ग्रसनी, ग्रसिका कर दीजिए। उसके बाद अब आएंगे तो देखिए अमाशय,
अमाशय के बाद आपका बृहदांत यानी कि बड़ी आंत है ना, फिर छोटी आंत, यह आपको यहाँ पर फिगर में यह दिख जाएगा। तो सबसे पहले मुंह में क्या होता है भाई, मुंह पाचन की शुरुआत एक्चुअली मुख से स्टार्ट हो जाता है, जहां भोजन को चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। वहां पर क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम होता है कहां पर, मुंह में। नेक्स्ट है क्या, वहां से जो फूड है वो आएगा कहां पर, गर्सिका में। जैसे ही गर्सिका में पहुंचेगा वहां पर उसको चबाया हुआ भोजन ग्रसनी के माध्यम से पेरिस्टाल्टिक गति के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। यहाँ पे एक गति होती है, जिस गति की वजह से जो भोजन है वो अमाशय में आता है, उसे उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, या पेरिस्टाल्टिक गति कहते हैं उसको। नेक्स्ट है अमाशय यानी कि स्टमक। अब यहां से देखिए जो भोजन है वो आ गया कहां पर, अपना अमाशय में आ गया। अब इस अमाशय में जब भोजन पहुंचा तो अब यहां पर क्या होगा कि अमाशय में गैस्ट्रिक रस होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, जिसमें अम्ल और एंजाइम होते हैं। अम्ल कौन सा अम्ल होता है भाई, HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और एंजाइम होते हैं जो भोजन को और तोड़ते हैं, विशेष रूप से किसको, तो प्रोटीन को तोड़ते हैं। किस फॉर्म में, अर्ध तरल फॉर्म में, ठीक है, अर्ध तरल फॉर्म में ये तोड़ देते हैं। उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में, ये जो है पतली पतली जो देख रहे हैं इसमें आता है भोजन, छोटी आंत में आता है। अब यहां पर क्या होता है भाई, छोटी आंत में जो काइम छोटी आंत में प्रवेश करता है, जैसे अर्ध तरल रूप में जो भोजन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं काइम। अब ये छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां पेंक्रियास से एंजाइम, पेंक्रियास से क्या आ रहा भाई, एंजाइम आ रहा है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये अपना है पेंक्रियास, ठीक है भाई। ये देखिए अग्न्याशय यहां पे, यहां से, और कहां से भाई, और यकृत, और यकृत, ये हो गया आपका यकृत, और ये हो गया आपका अग्न्याशय। यहां से यकृत से क्या, किसका सिक्रेशन होता है, किसका स्राव होता है भाई, पित्त का, ठीक है, जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कहां से सिक्रेशन होता है, एक होता है अग्न्याशय से और यकृत से, ये सब जाकर यहां पर मिलता है, कहां पर, तो छोटी आंत में जाकर मिलता है, जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। अब उसके बाद जो भोजन है वो आ जाता है, प्रवेश करता है कहां पर, बड़ी आंत पर। अब देखिए यहां पर क्या है, अपशिष्ट अपच भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है, जहां पानी को अवशोषित किया जाता है, बचे हुए अपशिष्ट मल के रूप में बनते हैं। देखो भाई, जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा लगभग, जो है वो कहां पर हो जाता है, छोटी आंत में, यहाँ पर अवशोषित भी हो जाता है, जो भी ऊर्जा मिला बॉडी को वो वहीं से जाता है कहां पर भाई, ब्लड में मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि अब यहाँ पर जो भी वाटर बच गया था, जो भी पानी बच गया था लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर अवशोषित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। अब वहां पर क्या हुआ कि पानी अवशोषित हो गया और बचे हुए अपशिष्ट किस फॉर्म में चले जाते हैं भाई, मल के रूप में बनते हैं, और ये मल जो है ये मलाशय के माध्यम से, ठीक है, संग्रहित होता है, और ये फिर शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारा क्या है, मल द्वार, ठीक है, या गुदा द्वार कह सकते हैं, कि गुदा द्वार भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, लिखिए जल्दी से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी है, कि आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाएं। तो सबसे पहले आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला एक अनुक्रम है जो दिखाती है कि प्रत्येक जीवित प्राणी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, और कैसे पोषक तत्व और ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, ठीक है। यह उत्पादकों से शुरू होता है, उत्पादकों यानी कि पौधों से शुरू होता है, हरे पौधों से शुरू होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, और ये विभिन्न उपभोक्ताओं, जानवरों और विघटों तक पहुंचता है। जैसे पौधा सनलाइट के मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करता है भाई, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एनर्जी मिलती है, और उस पे कोई और डिपेंडेंट है, ठीक है, और पर्टिकुलरली उस जीव पे कोई और डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस को बताया गया है कि जैसे घास है, घास यानी कि ग्रास या ट्री जो भी है वो क्या है, उपभोक्ता है, प्रोड्यूसर है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रासोफर है ना, टिड्डा जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता,
ये उस घास को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए इस पर कौन डिपेंडेंट हुआ, ग्रासहोफर हुआ यानी कि टिड्डा हुआ। उसके बाद इस टिड्डे को खाकर एनर्जी प्राप्त करता है कौन, मेंढक, और इस मेंढक को खाकर एनर्जी प्राप्त करता है सांप, और सांप को खाकर एनर्जी प्राप्त करता है गरुड़ यानी कि ईगल। अब उसके बाद अब ये एक टाइम के बाद मर जाएगा, डेथ कर जाएगा। जब ये मर जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो विघटक यानी कि बैक्टीरिया और कवक जैसे विघटक ये क्या करेगा कि जो गरुड़ है उसके शरीर को तोड़ता है, उसके शरीर को तोड़ता है, जिससे पौधे बढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार चक्र पूरी तरह से चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ देखिएगा कि पौधे फोटोसिंथेसिस कर अपना भोजन बनाया। उस पर कौन डिपेंडेंट हुआ, टिड्डा हुआ, टिड्डा के बाद कौन हुआ, मेंढक हुआ, मेंढक के बाद कौन, सांप, सांप के बाद कौन, गरुड़, गरुड़ के बाद उसको विघटन किया गया, और फिर से दोबारा से इससे पौधे ग्रो होंगे। फिर पौधे से ये एक साइकिल चलते रहेगा, पौधे से फिर किसमें आ जाएगा भाई, ग्रासहोफर, फिर मेंढक, फिर सांप, फिर गरुड़, फिर विघटक, फिर ट्री ग्रो करेगा इससे। तो ये एक चक्र चलता आ रहा है, ये एक श्रृंखला है। किस चीज का श्रृंखला भाई, आहार का श्रृंखला है। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंडेंट, वो उस पे डिपेंडेंट है, और एक टाइम पे आता है फिर वहीं पे चले जाता है। वो साइकिल कहां से भाई, पौधे से स्टार्ट हुआ था, फिर पौधे पे खत्म। ठीक है, तो इसको आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई पहले क्या हुआ, प्रोड्यूसर यानी कि घास, घास के बाद आप ले सकते हैं सबको ऐसे करके। यहाँ मैं एरो देखे इसको बता चुका हूं। इसका लेना है क्या, टिड्डा लेना है, उसका मेंढक लेना है, उसका सांप लेना है, उसका गरुड़, उसका विघटक, फिर से ट्री। ठीक है, तो जल्दी लिखिए, फाइनल क्वेश्चन है। इसी के साथ ये पेपर होता है आपका कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे अपना अगले क्लास में नेक्स्ट पेपर को। ये था अपना 2024 का पेपर। अब हम लोग देखेंगे 2023 का पेपर।